1500 से 1600 मरीजों पे मैंने इस पे काम किया है। अभी तक मुझे कोई भी इससे दिक्कत नहीं मिलती है, लाभ ही लाभ मिलता है। पैची हेयर लॉस, सिक्के जैसी आकृति में बालों का जाना, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस पे भी मैं करता हूँ। नॉन हीलिंग ऑफ अल्सर, जिसमें डॉक्टर्स एम्पुटेशन की सलाह देते हैं। एक्ने वल्गैरिस में स्किन ग्राफ्ट को सेटल होने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरत होती है। पहला, उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिले, और दूसरा, उसमें इन्फेक्शन ना होने पाए। फर्मली अटैच होती है तो हार सू शेप माउथ बनता है उसका। और आप देखेंगे कि भगवान धन्वंतरी के 4 हाथों में थे, एक हाथ में आपको लीच मिलेगा, हिरडो मेडिसिनलिस स्पीसीज की लीच। तो 10 मिनट बाद मैंने बताया कि लीच तो पकड़ चुकी है, तो आप पता चल रहा कहने बिल्कुल नहीं पता चल रहा। बल्कि पेशेंट का बाद में फीडबैक ये मिला, सर अभी आपने 2 लीच पकड़ाई थी, इस बार मुझे 4-4 लीच आप पकड़ाइए ताकि मेरा ये जल्दी सही एक्ने का जो केस है वो जल्दी ठीक हो जाए। वो फीमेल पेशेंट थी। इससे हम किसी भी व्यक्ति के दूषित रक्त को इस लीच के माध्यम से हम वहाँ के ब्लड को सक करा देते हैं, क्योंकि इसके सलाइवा में फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थेटिक सब्सटेंस, तो वहाँ वो पार्ट डिसेंसिटाइज हो जाता है। जिससे ब्लड लेना रहता है उसको ये महसूस न होने पाए, ये अपने आप को छुपाने के लिए वो एनेस्थेटिक सब्सटेंस को छोड़ देते हैं। बेडलिन, कायलिन, टेस्टाविलेज, एग्लिन, हीरोडिन, ये सारे सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जो कि हीलिंग का बहुत अच्छा काम करती हैं। सिरिंज को लगाने में ज्यादा पेन होता है अपेक्षाकृत जो है लीच के। दवा खाने की तो जरूरत ही नहीं है। कैसे हैं आप सर? ठीक है, बिल्कुल सर। जैसा आपके क्लिनिक पे आने के बाद ये चारों ओर बस लीच दिख रहा है, आप लीच थेरेपी के एक्सपर्ट भी हैं, तो ये लीच थेरेपी है क्या? बेसिकली लीच जो है एक एनिलिडा फाइलम का एक मेंबर है, जिसको हिंदी में जोंक कहते हैं, आयुर्वेद में जलौका बोलते हैं। इससे हम किसी भी व्यक्ति के दूषित रक्त को, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए स्किन पे या कहीं रक्त दुष्टि हो जाए, तो इस लीच के माध्यम से हम वहाँ के ब्लड को सक करा देते हैं। ये जो लीच होती है सिलेक्टेड लीच होती है। हमारे आयुर्वेद में 12 प्रकार की लीच बताई गई है, जिसमें से 6 प्रकार की जो है विष है, और 6 प्रकार की निर्विष, सविष और निर्विष। तो जो निर्विष प्रजाति है मेनली उसमें से भी एक ही प्रजाति को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, जो मीठे जलों में पाई जाती है, हिरडो मेडिसिनलिस स्पीसीज की लीच, जो यहाँ पे आसानी से हमको उपलब्ध हो जाती है और आम जनमानस के द्वारा हम इसको सभी लोग पहचानते भी हैं। हम लोग भी पहचान करके खेतों से, तालाबों से निकाल करके ले आते हैं। और लोग जनरली देखेंगे कि इस समय बरसात का समय चल रहा है, लोग धान की रुपाई कर रहे होते हैं, तो लोगों को कहीं पैरों में पकड़ लेती हैं, कहीं हाथ में पकड़ लेती हैं। तो कहीं कहीं इनका मेन लक्ष्य यही होता है दूषित रक्त को शरीर से निकालना और शुद्ध रक्त का निर्माण में हेल्प करना। तो ये जो है लीच थेरेपी का मेन काम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे यहाँ से भी बहुत सारे यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं और बहुत सारे डिजीज में हमने इस पे काम किया। तो सर इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? ये आपकी अपनी टेक्निक है या कहाँ इसका सबसे पहले डिस्क्रिप्शन मिलता है? इसका मेरा कोई इसका बनाया हुआ या कोई मेरा डेवलप किया हुआ ऐसा कुछ नहीं। ये पुरातन विधि है, आयुर्वेद में वर्षों से चली आ रही है। सुश्रुत संहिता में तो बहुत पहले से ही इसका वर्णन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मॉडर्न होती गई लोग थोड़ा इसको छोड़ दिए, भूल गए। लेकिन यह बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है देखा जाए तो, जो कि रक्त मोक्षण करती है, रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। लोगों के स्किन पर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, या एक तरीके से देखा जाए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो इसको लगाने पर पेशेंट को लाभ मिलता है, क्योंकि इसके सलाइवा में बहुत प्रकार के बायोएक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं जो है मनुष्य को लाभ ही देते हैं। तो मतलब इसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले जो है सुश्रुत संहिता में मिलता है। और आप देखेंगे कि भगवान धन्वंतरी के 4 हाथों में थे, एक हाथ में आपको लीच मिलेगा। तो इससे ये मतलब साबित होता है कि उस समय चिकित्सा में जलौका का कितना उपयोग रहा होगा, कि जब 4 हाथों में से सिर्फ एक हाथ में लीच ही है, इसका मतलब है कि 25% चिकित्सा रक्तमोक्षण के माध्यम से करी जाती रही होगी कहीं ना कहीं। तो लीच का काफी इंपॉर्टेंस उस समय रहा है।
और हमारे यहाँ जो है शल्य विभाग में या और भी विभागों में जो है लीच का उपयोग लोग करते हैं। और मैं तो करीब आज 7-8 साल से 10 साल से इस चिकित्सा को अपनाए हुआ हूँ और काफ़ी मरीजों पर मैंने इसमें काम किया। लगभग 1500 से 1600 मरीजों पे मैंने इस पे काम किया है और अभी तक मुझे कोई भी इससे दिक्कत नहीं मिलती है, लाभ ही लाभ मिलता है। तो सर जैसा आप कहें कि धन्वंतरी जी के एक हाथ में लीच है, 25% लगभग लीच से रहा होगा, तो उस टाइम पे जितनी इम्पोर्टेंस थी, क्या उसका आज उतना इम्पोर्टेंस आपको दिखता है? इम्पोर्टेंस में तो कोई कमी नहीं है। इम्पोर्टेंस तो जैसे तब था आज भी है, लेकिन लोग आज करते कम हैं। अच्छा। अब जनरली आयुर्वेद के स्कॉलर पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस को पढ़ते हैं, मॉडर्न साइंस की तरफ ज़्यादा भागते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये कहीं ना कहीं इसमें जो है उनसे कहीं भी किसी भी विज्ञान में इसमें कमी नहीं है। इसके सलाइवा में 20 से 22 प्रकार के जो बायो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं। बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये भी हम लोग एक निमोनिक्स बना के पढ़ाते हैं, क्योंकि इसके सलाइवा में फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थेटिक सब्सटेंस, जब ये कहीं भी अटैच होती है तो पहले ये एनेस्थेटिक सब्सटेंस को वहाँ छोड़ देती है। जब एनेस्थेटिक सब्सटेंस को छोड़ देती है तो वहाँ वो पार्ट डिसेंसिटाइज हो जाता है, जिससे जहाँ से जिससे ब्लड लेना रहता है उसको ये महसूस ना होने पाए कि इसको कोई जो है कोई कीड़ा या कोई ऐसा चीज़ या पेनफुल चीज़ पकड़ा है। ये अपने आप को छुपाने के लिए वो एनेस्थेटिक सब्सटेंस को छोड़ देती है। इसके अलावा उसमें बेडलिन, कैलिन, डेस्टाविलेज, एग्लिन, हीरोडिन, ये सारे सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं जिनका शरीर में हमारे बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, जो कि हीलिंग का बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे कि वेजोडाइलेशन का काम करती है, रक्त शुद्धि का काम करती है, और जो भी हमारे सेल्स नई सेल्स बनती हैं उनमें भी हेल्प करती है। कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी इसमें मिलती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मिलती है, ये सारा इसका रोल है। तो सर जैसा आप बताएं कि इसका सुश्रुत संहिता में डिस्क्रिप्शन मिलता है, लेकिन सर आपने इसको कहाँ पे सीखा? सबसे पहले हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर शादाब अहमद खान, जो कि पंचकर्म से एमडी थे। तो पहली बार मैंने उनको शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में करते हुए इस चिकित्सा को देखा। मुझे बड़ा इससे डर लगा कि मैं कैसे किसी भी लीच को हाथ से पकड़ूं, कैसे करूं, बल्कि मैंने उनसे पूछा भी कि कितना लाभ इससे मिलता है। उन्होंने कहा कि लाभ पूछने की क्या ज़रूरत है, 15 डेज बाद इसको देखो कितना लाभ मिलता है। तो वो रोगी स्किन से रिलेटेड था, तो 15 दिनों बाद मैंने देखा कि उसके स्किन का जो इन्फेक्शन था काफ़ी ऊजिंग हो रही थी। हमें लग रहा है कि उस समय एक्जिमा का केस था जिस पे इन्होंने किया। 15 डेज बाद 2 बार 2 सिटिंग उन्होंने किया और 2 सिटिंग में वो काफ़ी स्किन हेल्दी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। तो मुझे इस चिकित्सा पद्धति पर इस पर बड़ा विश्वास हुआ और धीमे धीमे मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी ये चिकित्सा आप सिखाएं। तो आगे चल के उन्होंने मुझे एज असिस्ट कराना शुरू किया और उसके बाद क्या नाम है कि असिस्ट करते हुए और इस चिकित्सा को धीमे धीमे मैंने आगे बढ़ाया। फिर अपने यहाँ मरीजों को करना शुरू किया और कुछ शास्त्रों से मैंने पढ़ा, कुछ बीएचयू के लोगों से मैंने संपर्क किया और जैसा जैसा मेरा ज्ञान बढ़ता गया और अन्य रोगों में करते गए और लाभ मिलता गया, उसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी किया हुआ है। कहें कि आप जब उनसे पहली बार पूछें तो आपके मन में थोड़ा संदेह रहा होगा कि कितना रिजल्ट है, क्या है। तो सर जो सवाल आप उनसे किए थे, अब आपको कितने साल हो गया करते हुए ये? तकरीबन मुझे 10 से 12 साल हो गया ये चिकित्सा करते हुए। तो सर 10 साल से ऊपर करने के बाद आप जो सवाल पूछे थे उसी का जवाब आज आप कैसे देंगे? पहले तो मुझे इस चिकित्सा पर संदेह था कि किसी भी जीवित लीच या किसी भी जैसे उस समय के आम जनमानस की भाषा में इसे कीड़ा लोग बोलते हैं, तो किसी भी इसके माध्यम से कैसे स्किन को हम हेल्दी बनाएंगे, स्किन पे रखने से कैसे स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। तब हमें ये मालूम नहीं था कि इसके सलाइवा का इतना बड़ा रोल होता है। पढ़े तो थे लेकिन कभी देखा नहीं था इतना। लेकिन जब उनको करते हुए देखा, ये सारी चीज़ें अपने सामने उनका रिजल्ट देखा, तो मेरा विश्वास बढ़ गया। और उसके बाद जब अपने से मैंने किया तो मेरा और भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि नहीं, वाकई लीच थेरेपी जो है बहुत ही कारगर है, बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। तो सर उसका जवाब आप जो पूछे थे उसी का जवाब आप आज क्या देंगे? जवाब यही होगा कि ये काफ़ी सुलभ, सस्ती
एवं कारगर चिकित्सा है, इसे लोगों को अपनाना चाहिए। किसी को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि लीच एक सिंपल है, हर जगह हर पानी में आपको अगल बगल भी मिल जाती हैं, और इसे कोई भी चिकित्सक, बीएमएस का चिकित्सक जो है कर देगा। आपको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या बहुत सारी ऐसी नुकसानदायक दवाएं खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपके जीआईटी पे या और अदर आर्गन्स पे कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये किसी लोकल पार्ट्स पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे लगा दी जाती है, और ये इम्प्योर ब्लड को सक कर लेती है और वो पार्ट ठीक हो जाता है। तो सर जैसा आप कह रहे हैं कि अभी बरसात का मौसम भी है, फिर पानी में भी हम लोग को देखने को मिलता है, तो क्या कोई भी आदमी लेके ऐसे कर सकता है? नहीं, वही देखिए हाँ। इसमें क्या है कि जो सविस और निर्विस दोनों प्रजातियां होती हैं, तो इसमें सबसे पहला सबसे बड़ा रोल है आइडेंटिफिकेशन का, कि आप जो इसमें निर्विष है, जिसमें कि विष नहीं है, जिससे कि हम चिकित्सा करते हैं, उस लीच को पहचानना आवश्यक है। क्योंकि उसी लीच को आप अगर पकड़ाते हैं तो उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है, जैसे लालिमा या अति रक्तस्राव। ऐसा ना हो कि काफ़ी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, या किसी भी प्रकार का कोई इन्फ्लेमेशन उस पर होने लगे, शरीर पे चुनचुनाहट होने लगे या स्वेलिंग हो जाए। ये सभी जो है जो 20 प्रजातियां वाली जो होती हैं उनसे होते हैं। तो आपको निर्विष प्रजाति का मेनली हेरिडो मेडिसिनैलिस स्पीसीज को पहचानने आना चाहिए, जिससे कि आप उसको पहचान करके और कहाँ पर उसको लगाना है, कैसे अटैच करना है, इसका ज्ञान मेडिकल चिकित्सा पद्धति में ही आपको मिलेगा। किसी भी मेडिकल कॉलेज में या वेल ट्रेंड पर्सन से ही कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इसको लगाए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे उसके दुष्परिणाम भी देखे जाते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस होने लगते हैं। कहीं भी लीच लगा दिया जाए तो लीच में एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है। हो सकता है कि जिस प्रजाति को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एंटीकोगुलेंट्स हो, तो आपने उसको पकड़ा दिया और हटने के बाद वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो पेशेंट में भी जो है हाइपोवॉल्मिक शॉक वगैरह में जा सकता है। बहुत ज़्यादा एलर्जी पेशेंट को हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इसलिए किसी अच्छे चिकित्सक से ही लीच थेरेपी करानी चाहिए जो इस मामले में एक्सपर्ट है। तो सर इसका आइडेंटिफिकेशन हमको आचार्य सुश्रुत बताएं सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत में बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है, लेकिन एक तरीके से हम लोग जो है जो मीठे जलों में पाई जाती हैं हेरिडो मेडिसिनैलिस स्पीसीज को हम लोग पहचान लेते हैं और पहचान करके उसको करते हैं, है ना। तो उसको पहचानने के लिए बच्चों को बहुत सारे तरीके हैं, उस पर हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे कि उसका कैसे आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है सर, आप अभी बताएं कि इसका सुश्रुत संहिता में पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी है। तो सर ये किन रोगों में आपने देखा है कि बहुत अच्छा काम करता है और किस किस डिजीज में हो सकता है, अगर आपके माइंड में आए तो बताइए। सर्वप्रथम हमने देखा कि ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम आजकल के जनमानस में बहुत ज़्यादा मिल रही है। जैसे कि आयुर्वेद में इंद्रलुप्त बोलते हैं, पैची हेयर लॉस। पैची हेयर लॉस मतलब होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे है फोटोग्राफ में रखा हो कि सिक्के जैसी आकृति में बालों का जाना। ये महिलाओं में भी मिलता है, पुरुषों में भी मिलता है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण कहीं ना कहीं इसका ये है कि जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं, हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर होती है और धीमे धीमे वहाँ पर कमज़ोर होने के कारण वहाँ से बाल गिरने लगते हैं। तो लीच क्या करती है कि जब हम लीच को उस प्लेस पर अटैच करते हैं तो ये अपने सलाइवा को छोड़ती है। सलाइवा को छोड़ने के बाद बहुत सारे बायोएक्टिव सब्सटेंस उसमें पहुँचते हैं जो कि ब्लड सप्लाई को वहाँ बढ़ा देते हैं, जो ऑटो इम्यूनिटी को भी ख़त्म करते हैं, नई सेल्स को जनरेट करने में भी ये हेल्प करते हैं। इस प्रकार से जो भी इसका रूट पर, हेयर रूट पर बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने देखा कि एलोपेशिया एरियाटा वगैरह में 45 दिन से 90 दिन में पेशेंट में पूरे बाल आ जाते हैं, लगभग केसेस में आ जाते हैं। और अभी तक मैंने करीब हेयर लॉस पर करीब 70-80 पेशेंटों पे मैंने काम किया है। मुझे लगा है कि 60 से 70% में मुझे सफलता मिली। अच्छा, एलोपेशिया एरियाटा में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो किन किन डिजीजेज में आपने किया है और देखा है और आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि इन डिजीजेज में लीच थेरेपी का बड़ा अच्छा रोल होगा? करने को तो मैंने कम से कम 10-15 टाइप
ऑफ डिजीज़ में मैंने इसको किया है, जैसे कि एलोपेशिया एरियाटा सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। हेयर लॉस का, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस पे भी मैं करता हूँ। नॉन हीलिंग ऑफ अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर में किसी भी प्रकार का ऐसा अल्सर जो ठीक ना हो रहा हो, एंटीबायोटिक देने के बाद भी ना ठीक हो रहा हो, उसमें हम लोग करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स एम्पुटेशन की सलाह देते हैं। बहुत सारे सर्जन्स एम्पुटेशन का सलाह दे देते हैं, जैसे कि डायबिटिक फूट वगैरह है। डायबिटिक मतलब फूट जिसमें में पैर काट के निकालने हाँ, की सलाह पैर दी जाती काटने है की सलाह जहाँ मिल उसमें जाती है, हाँ तो सर्जन्स हमारे पास रिकमेंड करते हैं कि एक बार आप लीच करके देख लीजिए। अगर इसमें ब्लड सप्लाई बन जाती है तो ठीक है, अगर ब्लड सप्लाई नहीं बन पाती है, इसकी हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, तब तो हम एट लास्ट एम्पुटेशन करेंगे ही करके। तो मुझे बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, और बहुत सारे केसेस में मैंने किया है, और यहाँ पर मिशन हॉस्पिटल में मैंने जाके किया है। एक्ने वल्गैरिस में, एक्ने वल्गैरिस में जहाँ जहाँ मुझे ये रैसेस मिलते हैं, उस रैसेस पे हमने किए हैं। उस रैसेस पर हमको दोबारा सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होता, ब्लड सप्लाई उसकी बढ़ जाती है, और एक्ने वल्गैरिस के केस में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मुहासे में जो है पेशेंट काफ़ी सेटिस्फाइड होता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्ट को सेटल होने के लिए दो ही चीज़ें ज़रूरत होती है। पहला, उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिले, और दूसरा, उसमें इन्फेक्शन ना होने पाए। तो लीच थेरेपी एक ऐसा माध्यम है कि ग्राफ्टिंग, जहाँ भी स्किन ग्राफ्टिंग हो रही हो, अगर उस पर हम इसको करते हैं तो फाइन ब्लड सर्कुलेशन उसमें बन जाता है, और इसके लार में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि इन्फेक्शन को रोकती है। तो इस तरीके से स्किन ग्राफ्टिंग के केसेस में काफ़ी सक्सेसफुल है, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। और मेरे पास भी एक स्किन ग्राफ्ट का केस आया था कि स्किन तो ग्राफ्ट हो गया था, लेकिन उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगा। पेशेंट आया और उसको मैंने लीच थेरेपी किया, मात्र 1 से 2 सिटिंग में वो ग्राफ्ट अच्छे से सेटल होने लगा, और उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा था, उसमें वूजिंग आ रही थी, उसमें पानी जैसा कुछ स्राव आने लगा, वो सारी प्रॉब्लम्स पेशेंट की ठीक हो गई। और जब ब्लड कहीं रुकने लगता है तो काफ़ी पेनफुल हो जाता है, वो एरिया काफ़ी पेनफुल होता है। तो जब लीच थेरेपी कर देते हैं तो पेन भी काफ़ी सबसाइड हो जाता है। अच्छा जैसे कि जॉइंट्स पेन वगैरह में भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जॉइंट्स पेन में भी काफ़ी इसका इफेक्ट है। बहुत सारे रोग हैं जिसमें कि पित्तज रक्त दुष्टि है, सोरियासिस वगैरह के केसेस में, स्टार्टिंग केसेस में किया जाता है तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। पित्त व्याधि वाले जितने भी रोग हैं, लगभग सभी में जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सर आप बताएं कि आप 1500 से ऊपर लगभग लीच कर थेरेपी कर चुके हैं, तो सर इसमें आपका नया क्या एक्सपीरियंस रहा, या आप क्या नई चीजें उसमें जोड़े, कुछ आपकी टेक्निक जो आप एड ऑन किए हैं, ऐसा कुछ? पहले मैं पुराने समय में जब लीच थेरेपी करता था तो पेशेंट को निडिल के द्वारा उस पर पंक्चर करता था, पंक्चर करके और उसके बाद लीच को पकड़ाता था। ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता था। पेशेंट पहले तो हमारी निडिल से डरता था कि पहले डॉक्टर उस पर पंक्चर करेगा, उसके बाद लीच का क्या दर्द होगा, तो उसको एक दोहरा साइकोलॉजिकल पेन का इफेक्ट मिलता था। तो इससे पेशेंट मेरे पास काफ़ी डरते थे। मैंने एक टेक्निक अपने से सोचा कि मैं क्यूबाइटल जो खोसा है, यहाँ से ब्लड को जो है, थोड़ा सा ब्लड 1 ml ब्लड को ले लेता हूँ, और 1 ml ब्लड को लेने के बाद मुझे जिस एरिया में लीच को पकड़ाना होता है उस एरिया में मैं ड्रॉप वाइज उसको गिरा लेता हूँ। उसके बाद लीच को पकड़ाता हूँ। अगर लीच थोड़ा सा हट भी गई, नहीं पकड़ पाई, फिर दोबारा ट्राई करता हूँ। 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट में लीच वहाँ पे पकड़ लेती है। तो इस माध्यम से पेशेंट को बार बार जो है हमको पंक्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्किन पंक्चर नहीं करना पड़ता। इससे पेशेंट जो है उसको काफ़ी पेन नहीं होता है, पेशेंट आसानी से जो है लीच थेरेपी को करा लेता है। तो ये मुझे लगा कि ये काफ़ी आसान तरीका है लीच पकड़ाने का। बाकी और भी लोग तरीके से करते होंगे, नए नए तरीका लोगों का अपना है, ये काफ़ी इजी तरीका है। सर मैंने देखा है कि जहाँ पे इन्फेक्टेड वुंड रहता है वहाँ पे पकड़ाओ तो कई बार बिना किसी चीज के भी पकड़ लेती है। जहाँ पे स्किन ऑलरेडी जो है डैमेज स्किन है, या कोई वूजिंग हो रही है, या लीच को जो चीज़ें पसंद है, लीच को ब्लड पसंद है,
इम्प्योर ब्लड हो या किसी प्रकार का कोई वूजिंग हो रही हो या कहीं से पश डिस्चार्ज हो रहा हो, तो लीच ये सारी चीज़ों को पसंद करती है, तो वहाँ से आपको आसानी से लीच उस पर अटैच हो जाती है। लेकिन जहाँ ये चीज़ें नहीं रहती हैं तो वहाँ थोड़ा सा एग्जैक्ट पोजीशन पे पकड़ाना है तो आपको ब्लड की एक ड्रॉप वहाँ पे गिरा दीजिए और उसके बाद लीच को वहाँ पकड़ा दीजिए। तो ये काफ़ी आसान तरीका है, आसान और easy। एक्यूरेट। एक्यूरेट है हाँ। एकदम। आप पिन पॉइंट जिस लोकेशन पे आप पकड़ाना चाहेंगे उस लोकेशन पे लीच को वहां पे पकड़ा सकते हैं। तो सर लीच पकड़ाने के बाद कोई टाइम लिमिट होता है? हम लोग देखते हैं कि वो अपने से ही छोड़ती है। जनरली ये देखा जाता है कि लीच किस साइज की लीच है और कितना रक्त दुष्टि है, दोनों डिपेंड करता है। अच्छा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि लीच ज्यादातर इम्प्योर ब्लड को ही सक करती है। इम्प्योर ब्लड को जब वो साइज है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मिनिमम 5 मिनट से 20 मिनट्स तक का समय लगता है जहाँ पे आप लीच पकड़ाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लीच ब्लड को सक करती है, धीमे धीमे उसकी साइज में ग्रोथ होता जाता है और जब लीच पकड़ती है तो उसका शेप जो है, माउथ का जो शेप होता है वो हार्स शू शेप हो जाता है। अच्छा। यही पहचान है कि जब वो फर्मली अटैच होती है तो हार्स शू शेप माउथ बनता है उसका, और उसके माउथ के पास आप देखेंगे तो एक इस तरीके से वाइब्रेशन जैसा आपको मिलने लगता है। तो इससे थोड़ा सा ये कंफर्म हो जाता है कि लीच ने पकड़ लिया है और वहाँ से टाइम आप देखते रहिए, 15-20 मिनट में वो अपना काम कर लेती है। कभी कभी अपने से छोड़ देती है और कभी कभी हमको उसको हटाना पड़ता है, तो हटाने के लिए हम लोग अपनी टेक्निक्स लगाते हैं। पेन बताएं कि एक बार पेशेंट डरता है कि नीडल से पेन, साइकोलॉजिकल पेन 2 बार हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा किया कि अब वो मिनिमम हो जाता है, वो पेन कम हो जाता कम है। हो जाता है। अब ये आता है कि लीच में लोग बहुत डरते हैं, तो सर क्या लीच जब पकड़ती है तो पेन होता है क्या? पहले तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि ये पता नहीं किस तरीके का कीड़ा है, काटेगा तो पता नहीं कैसा महसूस होगा, कितना दर्द होगा, पता नहीं दर्द से मुझे मेरा कोई शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ जाए। इस तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट मरीज में देखने को मिलता है। तो पहले तो हम लोग उसकी काउंसलिंग करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। जैसे आपको मच्छर काटता है, मच्छर काटने से भी कम पेन हल्का सा होता है शुरुआती दौर में, मात्र 5 से 7 सेकंड तक। और जैसे ही 5 to 7 सेकंड तक वो अटैच होती है, उसके बाद एनेस्थेटिक सब्सटेंस शरीर में पहुंचता है, पूरा एरिया लगभग 3 से 4 इंच का एरिया जो है वो सुन्न हो जाता है। एकदम पता ही नहीं चलता कि हाँ लीच पकड़ी हुई है, या आपको खुद उस एरिया पे टच करने पे भारीपन महसूस होता है कि मेरा ये एरिया सुन्न टाइप का लग रहा है, क्योंकि वहां पर एनेस्थेटिक सब्सटेंस का डिस्चार्ज हो चुका रहता है। फिर पेन नहीं होता, बिल्कुल पेन पता ही नहीं चलता कि पेशेंट को पेन है। पेशेंट खूब अपने आंखों से उसको देखता है कराते हुए कि हाँ ये लीच है, और मुझे किसी प्रकार ये महसूस होता है कि कुछ इस पे रखा हुआ है, लेकिन उससे किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होता। जनरली देखने में आता है कि जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ा ज्यादा डरती हैं कीड़े समझ के। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है फीमेल्स के? फीमेल थोड़ा सा डरती हैं, तो पहले तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं। मेरे पास एक लड़की आई थी, मेडिकल की छात्रा थी, तो मेडिकल की छात्रा थी लेकिन फिर भी उसको काफ़ी डर लगता था। तो ओटी में गई, पहली बार जब मैं करने के लिए गया तो उसने देखा जैसे तो ओटी से भाग गई कि नहीं नहीं नहीं, मैं लीच से नहीं कराऊंगी, मुझे आप मेडिसिन दे दीजिए, मैं लीच से डर लगता है, मुझे फेस पर पता नहीं क्या होगा। अच्छा, फेस पे करना था, एक्ने वल्गैरिस के केस में करना। तो मैंने उनकी काउंसलिंग किया, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन देने के बाद भी फेस पर ठीक नहीं हो रहा था। अच्छा। लेकिन जब उनकी काउंसलिंग की गई, फिर मैंने कहा आप अपने आंखों को बंद कर लीजिए, और मैंने उनसे सिर्फ बात करते करते मैंने उसको लीच को कर लिया। उनको पता ही नहीं चला कि लीच अटैच। उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब क्या लीच ने पकड़ लिया? मैंने कहा वो तो 5-10 मिनट पहले ही पकड़ लिया आपको। तो कहीं थोड़ा सा दर्द हल्का सा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं समझ में, मैंने समझ में आया कि आपने कोई प्रोसीजर आप कर रहे हैं, वो अभी हुआ, अभी लीच नहीं हुआ। तो 10 मिनट बाद मैंने बताया कि लीच तो पकड़ चुकी है, तो आप पता चल रहा? कह नहीं, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। बल्कि पेशेंट का बाद में फीडबैक ये मिला
कि सर अभी आपने 2 लीच पकड़ाई थी, इस बार मुझे 4-4 लीच आप पकड़ाइए ताकि मेरा ये जल्दी सही हो। एक्ने का जो केस है वो जल्दी ठीक हो जाए। वो फीमेल पेशेंट थी? वो फीमेल पेशेंट थी। अच्छा। तो बहुत सारी पेशेंट डरती हैं शुरुआती दौर में, लेकिन एक बार के बाद होने के बाद एकदम डर खत्म हो जाता है। और मतलब ये मोस्टली साइकोलॉजिकल ज्यादा, मन का डर ज्यादा है। मन का डर ज्यादा है। हाँ। उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे चिकित्सक से करा रहे हैं, एक्सपर्ट से करा रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिकित्सक ये जानता है कि इससे क्या आपका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा, उसे पता है इसका। तो सर लीच से कोई आज तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं देखे हैं? देखिए, लीच से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ यही हो सकता है कि वो एंटीकोगुलेंट्स अपने सलाइवा के माध्यम से हीरोडिन को छोड़ती हैं, जो कि एंटीकोगुलेंट्स है। तो एंटीकोगुलेंट्स जितनी मात्रा में आपके बॉडी में चला जाता है तो ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड पतला हो जाता है, जल्दी जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो जितना देर तक ब्लड क्लॉट नहीं होगा उतनी देर तक ब्लड जो है शरीर से निकलता रहता है। और किसी किसी पेशेंट में, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली है, किसी किसी पेशेंट में कहीं कहीं कभी कभी हल्का फुल्का रेडनेस दिखाई देती है, लेकिन ये करीब 1000 में एक आध मरीज को मिल सकता है। अदरवाइज सिर्फ ब्लड निकलने की ही जो है दुष्प्रभाव दिखाई देता है, और कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं। वो भी कुछ मिनट निकलता है, कुछ घंटे निकल सकता है, इससे ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है, वूजिंग होती है। तो हम लोग पेशेंट को वहां पे कॉटन वगैरह लगा के उसको टेप से बांध देते हैं, कुछ देर तो निकलने देते हैं, फिर टेप से बांध करके घर भेजते हैं ताकि उसको ब्लड लॉस ना होने पाए या ज्यादा ब्लड ना निकले, कपड़ा वगैरह इसका खराब ना होने पाए, ताकि पेशेंट को भी ये महसूस हो कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, सब इजी है। तो मतलब लीच थेरेपी में कोई दर्द नहीं होता, बहुत नाम मात्र दर्द होता है, ना के बराबर दर्द कह सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं है इसका, सिर्फ अच्छे ही परिणाम है। एक सिरिंज लगाने में और एक लीच लगाने में कौन सा ज्यादा दर्द होता होगा? सिरिंज को लगाने में ज्यादा पेन होता है। अच्छा। अगर आप कोई किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन किसी पेशेंट को चाहे आईवी चाहे आईएम देते हैं तो वो दर्द ज्यादा होता है अपेक्षाकृत जो है लीच के। अगर आप लीच पकड़ाते हैं तो लीच का दर्द उस इंजेक्शन से अगर देखा जाए तो 1/10वें हिस्से के बराबर है। अच्छा, इतना कम होता है? इतना कम। एक लीच को 2 पेशेंट में लगा सकते हैं? देखिए, अभी तक किसी प्रकार का कोई एविडेंस इस तरीके का नहीं आया है, कोई भी शोध ऐसी प्रस्तुति नहीं हुई है कि एक लीच से दूसरे लीच पेशेंट में एक लीच को लगाते हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, तो कोई डिजीज का कोई ट्रांसफर होता हो या कोई इन्फेक्शन एक से दूसरे में होता हो। लेकिन फिर भी हम लोग जो है ये हिदायत बरतते हैं कि अगर जिस पेशेंट को जो लीच हम पकड़ाते हैं दोबारा उसमें उसी पेशेंट में तो पकड़ा लेते हैं, लेकिन दूसरे पेशेंट में वो उस लीच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी शोध नहीं आई है कि डिजीज जो है ट्रांसफर होती हो कोई इस तरीके का। लेकिन फिर भी जो है प्रिकॉशंस लेते हैं। आई प्रिकॉशंस लेना भी चाहिए कि हो सकता है कि आगे चल के कोई डिजीज अगर ट्रांसफर होती तो हम उससे बचे रहें, ये करना भी चाहिए। और जिस पेशेंट को हम करते हैं उस पेशेंट के लिए एक अलग से डब्बा बनाते हैं और उस पेशेंट का नाम लिखते हैं और पेशेंट का नाम और एड्रेस लिखते हैं, उसमें मेंशन करते हैं, ताकि दोबारा जब पेशेंट आए तो उसी की डब्बे वाली लीच को उसमें से निकाल करके हम उस पेशेंट को अप्लाई करते हैं, ताकि वो किसी दूसरे को अप्लाई ना किया जा सके। यूज होने के बाद हो सकता है उसको यूज करने के बाद जब पूरी तरीके से यूज हो जाती हैं तो उसको ले जाके किसी नदी तालाब या कहीं नाली में उसको छोड़ दिया जाता है, ताकि उसका लाइफ जो आगे का लाइफ है वो चल सके। तो सर ये जो लीच आप यूज करते हैं वो परचेस करते हैं कि इसका कल्चर होता है, ये मतलब कैसे इसका कलेक्शन होता है? हम लोग तो जनरली ऐसे आसानी से तो लीच मिलती नहीं है, किसी से भी हम बोलते भी हैं तो कहता है सर हम ला के देंगे, लेकिन कोई ला के देता नहीं है। तो हम लोग परचेज करते हैं, बीएचयू में बहुत लोग सप्लाई देते हैं और उनसे परचेज करते हैं। बहुत सारे संस्थानों में अब इसका कल्चर की भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि ये चिकित्सा पद्धति दिन रात अपने में इसका ये प्रोग्रेस हो रहा है। बहुत सारे चिकित्सक अब इसको करना स्टार्ट कर दिए हैं और बहुत सारे पेशेंट को इस पे विश्वास हो चुका है। लोग
बता भी रहे हैं कि लीच थेरेपी काफ़ी कारगर है। तो दिन प्रतिदिन ये जो है ये चिकित्सा पद्धति फैल रही है, तो इससे लीच की डिमांड बढ़ रही है। तो लीच की डिमांड बढ़ने के कारण लोग अब कल्चर की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है इसको अपने ही कैंपस में जो है इसका कल्चर कर रहे हैं। कल्चर करने से इजीली अवेलेबल हो जा रही है, उनका उपयोग किया जा रहा है। सर ये जो आप लीच थेरेपी कर रहे हैं इस एरिया में काफी कम लोग होंगे। लीच थेरेपी जो भी आयुर्वेद के संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, बीएचयू है और एनआईए है, जामनगर है, लखनऊ के जो भी आयुर्वेद महाविद्यालय हैं, बहुत सारे जगहों पे लीच थेरेपी किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है इस तरीके से कि लीच थेरेपी के माध्यम से कि उसका विभाग बना दिया जाए। ये पंचकर्म के रक्तमोक्षण में जो है जलौकाचरण किया जाता है। तो बीएचयू वगैरह में तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है, वहाँ पे लोग बहुत बहुत कर रहे हैं। अभी मैं जल्द ही आरएबी में गया था, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में, वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने यहाँ तक देखा कि 20-25 पेशेंट अपना सिर्फ लीच थेरेपी कराने के लिए लोग लाइन में बैठे हुए हैं और लीच को परचेज कर रहे हैं और उससे अपने व्याधियों को ठीक कराने के लिए चिकित्सकों को बता रहे हैं कि ये मेरी व्याधि है और यहाँ पे लीच पकड़ा दीजिए, वो स्वयं चाह रहे हैं। तो इस तरीके से दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ कि लोगों का लोग इसके प्रति जो है जागरूक हो रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं लोग, तो बढ़ रहा है इसका, पहले से काफ़ी हो गया है। रही बात यहाँ पर आजमगढ़ में, तो अभी सिर्फ मुझे लगता है कि 1-2 चिकित्सक जिनको मैं जानता हूँ उसमें मैं ही हूँ और एक आध और लोग हैं जो कर रहे हैं। तो सर आपके पास पेशेंट कहाँ कहाँ से आते हैं सिर्फ लीच थेरेपी के लिए? जिस तरीके से लीच थेरेपी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग जान रहे हैं, इसका लाभ पता चल रहा है लोगों को, तो मेरे पास जो अगल बगल के ज़िले हैं, गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, फैज़ाबाद और अंबेडकर नगर, इन सभी जगहों से लोग आ रहे हैं। बहुत सारे कुछ एलोपैथ के जो सर्जन्स हैं वो भी लोग जो है लीच थेरेपी के लिए जो है मेरे पास इस पेशेंट्स को जो है रिफ़र कर रहे हैं। जैसे कि एक बीमारी होती है, नसों की बीमारी होती है, टेढ़ा मेढ़ा जो नस है, वेरिकोज वेन, तो वेरिकोज वेन में भी जो है लीच थेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल है, तो उसके लिए लोग मेरे पास इसको भेज रहे हैं। एम्पुटेशन करने से पहले लोग मेरे पास इसको भेज रहे हैं, क्योंकि अगर किसी पेशेंट का कोई आर्गन अगर काटना है, उंगली काटनी है, पैर काटना है, तो पहले एक बार लीच थेरेपी करा लिया जाए। अगर देखते हैं कि लीच थेरेपी से अगर फ़ायदा हो सकता है तो उसको लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे गैंग्रीन के केसेस में भी लोग लीच थेरेपी को रिफ़र कर रहे हैं हम लोगों के पास कि इसको ज़रा देख लीजिए, अगर इससे ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में तो एम्पुटेशन लास्ट चिकित्सा इसकी बनाई जाए, इससे पहले लीच थेरेपी को किया जाए। तो बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने करके ठीक भी किया है और बहुत सारे मरीजों का चल रहा है, जो कि अच्छा सुधार है। तो सर आप जैसा बताएं कि लास्ट स्टेज में एम्पुटेशन के हैं तब आते हैं, तो सर ऐसा जनरली देखा जाता है कि आयुर्वेद में पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि जब बीमारी के आखिरी स्टेज में आते हैं फिर आते हैं और फिर भी उनको मेजॉरिटी केसेस में राहत मिल जाता है। तो सर आप क्या इस पे एडवाइस करना चाहेंगे, अगर लोग सुन रहे हैं, पेशेंट हैं, तो किस डिजीजेज में उनको फर्स्ट स्टेज में ही अगर उनको चाहिए तो वो आके आयुर्वेद को ट्राई करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था चाहे मॉडर्न का है, चाहे आयुर्वेद का है, यूनानी है, होम्योपैथी है, चिकित्सकों को पहले जागरूक होना पड़ेगा लीच थेरेपी के बारे में। लीच थेरेपी की जानकारी होनी चाहिए कि लीच थेरेपी किन किन रोगों में कारगर है, क्योंकि जब चिकित्सकों को पता होगा तभी वो रेफरल करेंगे, तभी वो इस चिकित्सा को लोगों को बताएंगे। क्योंकि आम जनमानस को जब डिजीज होता है तभी वो जानता है, पता चलता है कि इसका क्या इलाज हो सकता है। तो चिकित्सकों के किसी भी पैथी की चिकित्सा में लीच थेरेपी के बारे में उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि लीच थेरेपी कितनी कारगर चिकित्सा पद्धति है। तो उनके बारे में अगर उनको पता होगा तो उसके माध्यम से जो है मरीजों को मालूम होने लगेगा। तो जब मरीजों को पता चलने लगेगा तो धीमे धीमे इस चिकित्सा पद्धति से सबको लाभ मिलने लगेगा। तो सबसे पहले इसको कोर्स में और अवेयरनेस प्रोग्राम, जितने भी आयुर्वेद के महाविद्यालय हैं, समय समय पर इसके कैंप किए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए इसके प्रति कि लीच थेरेपी कितना कारगर है। बिना दवा खाए आपकी चिकित्सा हो जाती है, दवा खाने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रक्तमोक्षण से बहुत सारी डिजीजेस ठीक हो जाती हैं। क्योंकि दवा खाते हैं तो
हो सकता है कि डिजीज आपकी 40 या 50% ठीक होती है, लेकिन 50% वो किसी न किसी आर्गन पे दुष्प्रभाव भी डालता है। तो लीच थेरेपी करने से कोई दुष्प्रभाव है ही नहीं, सिर्फ प्रभाव ही प्रभाव है, वो भी अच्छा प्रभाव है। तो लीच थेरेपी दवा खाने से ज्यादा बेहतर है लीच थेरेपी करा लेना। तो मतलब जैसा आप कहें कि मेडिकल कॉलेजेस में लोगों को, डॉक्टर्स को पता हो, लोगों को अवेयरनेस हो, तभी वो रेफर करेंगे, तभी वो रेफर करेंगे। जैसा कि ये वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के माध्यम से लोग जानेंगे। जी जी। तो सर हम ये कहना चाहेंगे कि अभी इसी पॉइंट पे कि जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करें मेडिकल फील्ड में, नॉन मेडिकल लोगों में, डायबिटिक में, जो कि जिनका घाव नहीं सही हो रहा है, जो एक्ने में है। तो सर इसी पॉइंट पे बता दीजिए, आपको लोग कहाँ मिल सकते हैं? मेरा पता है जिला अस्पताल आजमगढ़, उत्तरी गेट के 20 मीटर और उत्तर, एकदम रोड्स पर ही मेरा अपना क्लिनिक है, शाश्वत क्लिनिक, हर्रा की चुंगी, आजमगढ़। जो लोग भी अगर मुझसे मिलना चाहें यहाँ पे मिल सकते हैं। और मैं मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ, शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर भी लोग मुझसे संपर्क करके वहाँ पर भी मुझसे लोग लीच थेरेपी करा सकते हैं। अच्छा। इन दो जगहों पर मैं अवेलेबल हूँ, दोनों जगहों पर लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो सर लीच थेरेपी करने के बाद नॉर्मली कितने दिन में रिजल्ट देखने को मिलता है? 15 डेज से पहले ही, विद इन वीक। और कितने सेशन रहते हैं उसमें? सेशन डिजीज पर निर्भर करता है, क्रोनिसिटी पे निर्भर करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। तो मान के चलिए कि किसी की 4 सीटिंग, किसी की 5 सीटिंग, किसी की 3 सीटिंग, किसी की 2 ही सीटिंग में लाभ मिल जाता है। तो ये डिजीज पर वेरी करता है। और ये सीटिंग वीकली बेसिस वीकली भी होती है, 15 डेज पर होती है। मोस्टली जो है 15 डेज पे हम लोग करते हैं, और बहुत सारी डिजीजेज में हम वीकली भी करते हैं। ये डिपेंड करता है किस डिजीज में हमको लीच थेरेपी करना है, ये सेशन उस पे निर्भर करता है। तो सर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराते हैं आप लीच थेरेपी के पहले? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि लीच थेरेपी करने से पहले हमें पेशेंट की जानकारी होनी चाहिए कि पेशेंट का ब्लड क्लॉट इजीली होता है कि नहीं हो जाता है, पेशेंट को कोई और वायरल डिजीज, किसी प्रकार की कोई और इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, इसलिए पेशेंट का वायरल मार्कर करा लेना चाहिए। पेशेंट के ब्लड क्लॉट के पूरी प्रोफाइल करा लेनी चाहिए कि इसका ब्लड जो है इजीली क्लॉट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को हम अगर एंटीकोगुलेंट्स उसके बॉडी में छोड़ने जा रहे हैं और पहले से ही उसका ब्लड अगर क्लॉट नहीं हो रहा होगा तो ये एक बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है। इसलिए पेशेंट का पहले हम इन्वेस्टिगेशन हमको करा लेना चाहिए, उसका CT-BT और PTINR करा के ही, और वायरल मार्कर्स करा के कराना चाहिए। अगर पेशेंट सक्षम है और डॉक्टर को अपने आप को बचाते हुए इस चीज को करा लेना चाहिए। आयुर्वेद को जब भी जोड़ा जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि लोग प्रिकॉशियस मेजर्स नहीं लेते हैं, लेकिन जैसा आप बताएं कि आप एक लीच को एक ही पेशेंट पे करते हैं, ये जानते हुए भी कि कोई अभी डेटा नहीं है कि उससे दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप एहतियात बरतते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, एक लीच को एक ही पेशेंट पे यूज करते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। तो ये सर इतने प्रोफेशनल तरीका करना, ये सर बहुत ही कमेंडेबल है इस फील्ड में, और यही चाहिए आगे बढ़ते हुए, क्योंकि लोगों को तभी भरोसा होगा कि जब पर्सन इन्वेस्टिगेशन करा रहा है, इंडिकेशन देख रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख रहा है, तो और ज्यादा भरोसा आता है लोगों पे। तो सर ये बहुत एक अच्छी चीज हमको जानने को मिल रही है। तो सर एक लीच थेरेपी, एक सेशन का कॉस्ट क्या आता है? अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग ली जाती है। जनरली हम लोग जो है पर लीच पर चार्जेज रखे हुए हैं, पर लीच पर सेशन पे चार्जेज है। तो 500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक की कास्ट पर सेशन की गिरती है, रेंज कर। हाँ रेंज है। एक से ज्यादा अगर लीच हम पकड़ाते हैं पर सेशन में तो कास्ट बढ़ती है। ये कास्ट 1,500 से 2,000 रुपए तक भी पर सेशन की जा सकती है। तो इसको सस्ता करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जितना ही कल्चर किया जाए, लीच आसानी से अवेलेबल होने लगे, ये चीजें और सस्ती होने लगेंगी और पेशेंट को काफी मतलब आसानी से उपलब्ध होने लगेंगी। सर कुछ BMS स्टूडेंट के लिए स्कोप आप बता सकते हैं? बिल्कुल स्कोप है। रक्तमोक्षण के माध्यम से जो है, अगर आप सिर्फ रक्तमोक्षण चिकित्सा ही अगर आपको आ जाती है, रक्तमोक्षण की एक विधा सिर्फ लीच थेरेपी अगर आप सीख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि दिन भर में आपको 4-5 पेशेंट सिर्फ रक्तमोक्षण के अगर मिल जाए तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंट खोजने की जरूरत नहीं है। इससे
बेहतर स्कोप कहीं है ही नहीं। सर एक रक्त मोक्षण को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, काफी लोग नहीं जानते होंगे। रक्त मोक्षण का यह है कि शरीर से अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना, अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल लेना, यही रक्त मोक्षण है। हमारे विधा में जो है, अब इसको लीच के माध्यम से निकालते हैं, और भी तरीके हैं जिसको कि रक्त मोक्षण के तरीके, मैं यहाँ पर सिर्फ लीच के माध्यम से करता हूँ। तो स्कोप बीएमएस स्टूडेंट के लिए काफी स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। लोग एक बार कराने के बाद दोबारा पकड़ के लेकर के आते हैं कि आओ, दवा नहीं खानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक्स नहीं खानी पड़ेगी, कोई और लोकल एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लीच के माध्यम से सही हो जा रहा है। तो लोग काफ़ी स्कोप इसका बढ़ रहा है। और मेरी बात एक जगह एक प्लास्टिक सर्जन, मॉडर्न के प्लास्टिक सर्जन है, उनसे भी हुई। तो चूँकि वो लोग ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ग्राफ्टिंग में जब इन्होंने देखा मेरा रिजल्ट, तो उन्होंने मुझसे बात भी किया कि अगर ग्राफ्ट में इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, इतना सेटल अच्छा हो रहा है, तो इसको और ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। तो अगर लोग और काम करेंगे तो और ऊंचाई पर चिकित्सा जाएगी। तो सर यही है मॉडर्न डे इंटीग्रेटिव मेडिसिन। हाँ, ऐसे ही बढ़िया तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करके जी जी जी, पेशेंट को भी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और डॉक्टर्स को भी आगे। हाँ तो सर अभी जैसे किन केसेस पे आपका ये चल रहा है ट्रीटमेंट? अभी मेरा एक्ने वल्गैरिस पे चल रहा है, एलोपेशिया के केसेस में भी चल रहा है, इवन मिलेस्मा का केस में भी चल रहा है, एमपीवी के केस में चल रहा है, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस का है केस, ग्राफ्टिंग का है, स्किन ग्राफ्टिंग का केस है, बैरिकोसिटी के केस में भी है, विटलिगो के केस में भी है। ये किस चीज का केस है? एलोपेशिया ही है भी। अच्छा एलोपेशिया। एलोपेशिया में बहुत अच्छा रिजल्ट इसका। बिफोर एंड आफ्टर कोई ऐसे केसेस बताइए जो उम्मीद छोड़ दिया था लेकिन उसके बाद उसको पूरी तरह से मतलब संतुष्ट हो गए। एलोपेशिया एरियाटा का है, देखिए कि इस पे हमने लीच किया है, लगभग इसे 3 महीने मुझे ठीक करने में लगे हैं। 3 महीने में हमने इस पे 6 से 7 सिटिंग हमने किया और कुछ ओरल मेडिसिन भी दिया, जिससे कि ये केस हमारा बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल इस पे बाल आ गए एकदम। ये तो पुरुष में था। यहाँ पर एक महिला के केस में आप देखेंगे कि उसके सिर के बाल पैची हेयर लॉस के रूप में गए, एलोपेशिया एरियाटा का केस ये भी है। इसको भी 3 से 4 या 5 सिटिंग में ही ये पूरे बाल लगभग पूरे आ गए। और इसी तरीके से एक बच्ची है जिसके फेस पे काफ़ी जो है रैसेस हो रहे थे, एक्ने वल्गैरिस है ना, जिसको बार बार समाज का सामना करने में भी काफ़ी जो है मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे फेस पे पता नहीं क्या हो रहा है। और काफ़ी दवाइयाँ इसने खाई एलोपैथ की, और सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता, बार बार रिकरेंस होता था। लेकिन लीच थेरेपी के 5 या 6 सिटिंग मैंने किया है, इसमें इसका एकदम फेस एकदम साफ हो गया, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये ठीक हो गई। दोबारा अभी तक किसी प्रकार का कुछ ऐसा रिकरेंस का नहीं हुआ है। 2 साल से ऊपर हो चुका है इस केस को किए हुए, अभी तक कोई रिकरेंस नहीं हुआ है। हमारे संपर्क में बच्ची है भी, कोई अगर ऐसा होता है तो हमें बताया जाए। इसी तरीके से एक मिशन हॉस्पिटल का केस है, डायबिटिक फूड का है, कि पेशेंट काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ से ग्रसित थी। उसके अंगूठे में पूरा अल्सर बन गया, और फिर धीमे धीमे वो गैंग्रीनस होने लगा, गैंग्रीन होने लगा कि अंगूठा काटना पड़ेगा। तो किसी ने मेरी जानकारी दिया कि लीच थेरेपी के माध्यम से ठीक हो सकता है। हालांकि उनको पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन वो महिला जिसका अंगूठा कटना हो तो ऑप्शन अपनाने में कोई देर न किया। उसने कहा कि भाई एक बार लीच थेरेपी करके देख लेते हैं। मैंने उसका लीच थेरेपी किया और आज भी उसका अंगूठा बिल्कुल सही है, उसका फोटो उस पर लगा है। वो जब भी कहीं भी डायबिटीज़ का कोई भी आर्गन कोई उनका डैमेज होता है, जहाँ पे ख़राब होता है, तो तुरंत लीच थेरेपी के लिए दौड़ी आती हैं और मैं लीच थेरेपी कर देता हूँ, कुछ दिनों के लिए वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हालांकि उसका मेन कारण उसका डायबिटीज़ है। जब तक डायबिटीज़ पूरी तरीके से सही नहीं होगा तो कोई ना कोई आर्गन उसका ख़राब होता रहे। लेकिन लीच थेरेपी जिस आर्गन को ख़राब होता रहता है उसमें ब्लड सप्लाई और बना करके और इन्फेक्शन ख़त्म करके वो फिर से सही कर देती है। लीच थेरेपी का बहुत सारे रोग में बहुत ही अच्छा, स्किन डिजीजेस में काफ़ी अच्छा है। काफ़ी है। स्किन डिजीज़ में आपका एक्जिमा में कोई भी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो, किसी प्रकार का कोई भी क्या नाम है सेलुलाइटिस हो, सोरियासिस हो, एलोपेशिया एरियाटा हो, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो कहीं पर भी,
इवन छोटे स्पार्ट अगर कहीं पर विटलिगो के भी जो छोटे स्पार्ट हैं, स्टार्टिंग के स्टेज है, इससे करने से बड़ा काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इस प्रकार मैंने देखा कि बहुत सारे रोगों में कारगर, अभी मैं जितना आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं तो 10 12 15 डिजीज में मैंने काम किया है, उसमें मैं रिजल्ट भी पाया हूँ। और भी चिकित्सक और बहुत सारे केसेस में इसको करते हैं, और शास्त्रों में भी बहुत सारे केसेस में इसको लिखा हुआ है। शरीर में गंदा खून होता है, उसी को लीच लेता है, और जब गंदा खून निकल जाता है साफ खून बनता है। तो सर ये कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का है और काफ़ी जगहों में ये कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन जब हम आज देखते हैं मॉडर्न साइंस में तो उनको ये लगता है कि खून खून होता है, गंदा साफ खून नहीं होता है। तो सर इस पे ये जो अलग अलग व्यूज हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, कुल मिला के हमारे यहाँ जो रक्त दुष्टि बताई गई है, तो रक्त दुष्टि को अगर हम ठीक कर देते हैं तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। चाहे वो हम अपने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, हमारी जो 7 धातुएं हैं, उसकी निर्माण प्रक्रिया में हम उसको ठीक कर दें, और चाहे हम रक्तमोक्षण के माध्यम से उसको ठीक कर दें। 2 ही कंसेप्ट है ठीक करने के। तो ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है। इसको हम लीच थेरेपी के माध्यम से रक्त, जो अशुद्ध रक्त है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। इससे जल्दी ही पेशेंट ठीक होने लगता है। कहने का मतलब कि सर ये केस आया, उस पे ये हो रहा है और रिजल्ट दिख रहा है, मतलब जब रिजल्ट दिख रहा है तो डेफिनेटली ये वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट भी वैलिड है। वैलिड है, हाँ बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल सही चिकित्सा है। हाँ। इस पे संदेह करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। और सर ये आप 1500 केस करने के बाद जिनको संदेह हो वो हमसे मिल सकता है, और मैं उसको परिणाम के रूप में, मेरे पास पेशेंट भी हैं, मैं उनको दिखा सकता हूँ। और बहुत सारे संस्थानों में ये काम हो रहा है जहाँ पे अच्छे परिणाम मिल रहे हैं इसके, उसमें कोई संदेह करने की कोई जरूरत ही नहीं। मॉडर्न साइंस भी मानती है, हो सकता है कि भारत में मॉडर्न साइंस वाले संस्थानों पर नहीं हो रहा है, लेकिन विदेशों में बहुत सारे और अन्य संस्थानों में लीच थेरेपी का है। अगर कोई चाहे तो उसको देख सकता है। वो कल्चर भी कर रहे हैं और इनका प्रॉपर यूज भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पे संदेह करने की जरूरत नहीं, इसको करने की जरूरत है, संदेह करने की जरूरत नहीं। सर कुछ अब आखिरी के 4-5 सवाल आपसे रिलेटेड होगा। आमतौर पे आपका एक दिन कैसे दिखता है, सुबह उठने से सोने तक? हम तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठने के बाद जो है, फ्रेश वगैरह होने के बाद थोड़ा टहलते हैं। टहलने के बाद आते हैं तो क्लिनिक पर 1 आध 2 मरीज हमको मिल जाते हैं। फिर हमको मेडिकल कॉलेज जाना होता है। मेडिकल कॉलेज के आने के बाद पुनः फिर मरीजों का काम मिलता है। मरीज ओपीडी में पेशेंट को देखना, पेशेंट रिलेटेड भी अगर लीच थेरेपी है तो लीच थेरेपी करना। फिर इस तरीके से हमारी शाम हो जाती है। शाम होने के बाद फिर क्लिनिक क्लोज होने के बाद फिर कुछ दोस्तों से इधर उधर मिलना जुलना होता है, और शाम को फिर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम जल्दी खाना खा लेते हैं। जल्दी खाना खाने के बाद हम जल्दी ही सो भी जाते हैं। तो यही हमारा अपना रूटीन है पर डे का, इस तरीके से चलता रहता है। बच्चों को जो क्लास लेनी होती है अक्सर करके, वो शाम को ही थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं। रात में 1 घंटा हमको पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि हमको सुबह को क्लास लेनी होती है। तो रात में ही उसकी हम तैयारी कर लेते हैं, फिर सुबह को अपना जैसा रूटीन रहता है उस तरीके से। किताब आपकी मन की शक्ति, जैसी सोच, मतलब काफी मानसिक हाँ, ग्रोथ के ऊपर, मेंटल ग्रोथ के ऊपर काफी किताब है। हाँ। किताबें पढ़ना मेरा शौक है। एक व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र उसकी किताबें उसकी होती है। जब भी मैं यहाँ खाली होता हूँ, मेरे पास पेशेंट नहीं होते हैं, तो मैं अपनी इन किताबों को पढ़ता हूँ। इस किताबों में मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो जीवन को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं, मुझे जो परेशानियां जीवन की आने वाली होती हैं, ये लोगों के अपने अनुभव हैं, जो पूरा जीवन के अनुभव का निचोड़ है इन किताबों में। जो अपने 100 साल के जीवन का निचोड़ लिखा हुआ है, तो उनको हम मिनटों में प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए किताबें पढ़ना आवश्यक है। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो समझ लीजिए किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को सेकंडों में, मिनटों में आप जान जाते हैं। जो आपको 100 साल में सीखने में समय लगेगा, वो आप मात्र कुछ ही मिनट में सीख लेते हैं। इसलिए बुक्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है सर। तो सर आपका फ्यूचर विजन क्या है? फ्यूचर विजन हमारा यही है कि हम एक आयुर्वेद का एक अच्छा अस्पताल बनाएं। जो भी हम लोगों से अभी तक अपने शास्त्रों के माध्यम से
और अपने पुराने सीनियर्स और अपने गुरुओं से जो हमने सीखा है वो अपने स्टूडेंट्स तक हम उसको पहुंचाएं। और जो भी रोगी हमारे हैं, आज चिकित्सा पद्धति, बहुत सारी चिकित्सा जो मॉडर्न चिकित्साएं आती चली जा रही हैं, लेकिन डिजीज कम नहीं हो रही है, डिजीज कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसको कैसे कम किया जा सके, तो हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में एक लाइन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, हाउ टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। हम शतायु कैसे रहें, लोगों को रोग और व्याधि होने ही ना पाए, इस पे मैं काम करना चाहता हूं। इसके लिए मुझको लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे लोगों तक आयुर्वेद को पहुंचाया जाए, कैसे इस जीवन पद्धति, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, आयुर्वेद जो है एक जीवन का विज्ञान है। आपको सुबह उठने से लेकर के रात्रि सोने तक पूरी दिनचर्या, पूरी ऋतुचर्या, पूरा आहार, पूरा विहार, सब कुछ एक समग्र संकलन है आयुर्वेद। तो इस तरीके से उस आयुर्वेद को लोगों तक हम कैसे पहुंचाएं, यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को प्राप्ति पूरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वो मैं प्रयास कर रहा हूं। और अपने छात्रों को भी इसमें मैं लगाना चाहता हूं कि आप अगर बीएमएस करने आए हो तो बीएमएस में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति, सिर्फ पैसा कमाना ही चिकित्सक का कार्य नहीं है। चिकित्सक को मानसिक एवं शारीरिक लाभ पहुंचाना भी, समाज को कुछ मतलब मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ करना भी आपका ही काम है, सिर्फ पैसा कमाना कार्य नहीं है। इसलिए आप जिस पद्धति में आए हैं वो पद्धति पूर्ण है, बिल्कुल इसमें कोई डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस पद्धति में आए हैं, भगवान ने आपको कुछ अच्छा सोच के इस पद्धति में भेजा है, आपको सेवा करने के लिए भेजा है, आपको सेवा का अच्छा मौका मिल रहा है। आप अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से काम करिए, गुरुओं से जो सीखने को मिल रहा है उसको सीखने का प्रयास करिए। अच्छे अच्छे संस्थान आपके भारत में है, बीएचयू है, नेशनल एनआईए है, जामनगर है, अय्या दिल्ली का है। आपको मौका मिले तो वहाँ घूमिए, लोग काम कर रहे हैं, काम को देखिए, सीखिए, सीख के उसको इम्प्लीमेंट करिए और आप एक अच्छा चिकित्सक बनेंगे। धन्यवाद।